हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। चलिए, स्वागत है आपका नए चैप्टर में विच इज आईसीडीआर, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर एंटायर सिलेबस ऑफ सीएमएसएल। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअली भी और मार्क्स वाइज भी देखोगे तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। ठीक है, अब जब ये चैप्टर आप पढ़ोगे इसके बाद अब आने वाले चैप्टर्स आपको सब काफी आसान लगेंगे। ठीक है, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंस है बेस बिल्डिंग में। आए ख्याल में, बेस पूरा इस चैप्टर से आपका बन जाएगा। ये चैप्टर काय के बारे में है? आईसीडीआर इज व्हाट? आईसीडीआर इज इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, इशू ऑफ कैपिटल मतलब आप पैसा रेज कर रहे हो। दिस चैप्टर इज अबाउट फंड रेजिंग। आप पैसा रेज कर रहे हो और आप कैसे रेज कर रहे हो? सिक्योरिटीज इशू करके। ठीक है, सिक्योरिटीज इशू करके आप पैसा रेज कर रहे हो। अब सिक्योरिटीज तो बहुत सारे टाइप्स की होती हैं, इसीलिए हम फंड रेजिंग जो है वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट की अलग अलग चैप्टर में पढ़ने वाले। तो जब आप इक्विटी के बारे में पढ़ोगे तो वो आपका आईसीडीआर है। आईसीडीआर इज मेनली अबाउट इक्विटी शेयर्स ओनली, इक्विटी शेयर्स एंड कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट। बराबर, जो भी अदर टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स हैं लेकिन वो इक्विटी में अगर कन्वर्टेबल है, लाइक कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, कोई भी चीज जो इक्विटी में कन्वर्ट होने वाली है या है ही इक्विटी, तो वो इस रेगुलेशन में कवर होती है। तो उसको इशू करके अगर आप पैसा रेज कर रहे हो तो आपको ये गाइडलाइंस अप्लाई हो जाएंगी और ये गाइडलाइंस आपको फॉलो करके पैसा रेज करना है। ठीक है, अब सेबी का जो पूरा मोटिव है वो है ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, कि आप जिनसे भी पैसा ले रहे हो, सिक्योरिटीज के अगेंस्ट जो भी आप पैसा रेज कर रहे हो, आपको सामने वाले को पूरी इंफॉर्मेशन देनी है ताकि वो खुद के लिए डिसाइड कर पाए कि उसको सिक्योरिटीज खरीद के आपको पैसा देना है या नहीं देना है। अब ऑब्वियसली जब हम फंड रेजिंग की बात कर रहे हैं तो ये कौन सा मार्केट है? बोलो। हमने दो टाइप के मार्केट पढ़े हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो ये चैप्टर कौन से टाइप के मार्केट के बारे में होने वाला है? बोलो। अभी तक की आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी रही है, आपको समझ में आ जाएगा। बोलो। पैसा रेज कर रहे हैं मतलब कौन से मार्केट, हम कौन सा मार्केट इसमें पढ़ने वाले हैं? प्राइमरी मार्केट। दिस एंटायर चैप्टर इज ऑल अबाउट प्राइमरी मार्केट, कैपिटल मार्केट में प्राइमरी मार्केट। ठीक है, तो प्राइमरी मार्केट हम पढ़ रहे हैं। प्राइमरी मार्केट में फंड रेजिंग हो रही है, मतलब यहां पे दो पार्टीज जो इन्वॉल्व हैं वो कौन होंगी? एक है कंपनी खुद, जिसको आप इशूअर कहोगे, इशूअर जो सिक्योरिटीज इशू करके पैसा रेज कर रहा है। तो एक पार्टिसिपेंट इसमें कौन है? कंपनी। और दूसरा पार्टिसिपेंट है इन्वेस्टर, जो सिक्योरिटीज खरीद के आपको पैसा देने वाला है। ठीक है, तो पूरा हम फंड मोबिलाइजेशन ही यहां पे हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम है डिस्क्लोजर्स, इसीलिए इसका नाम क्या है? इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। मेनली ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स के बारे में ही है कि जब भी आप किसी से पैसा ले रहे हो तो आपको उसको पूरी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, उसको सारे डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे, तभी तो वो पढ़ के समझ पाएगा ना कि उसको पैसे लगाने चाहिए कि नहीं, ये पैसा कहां यूज होने वाला है, जो पैसा ले रहा है वो कौन है, कंपनी कौन है, कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, कंपनी कौन चला रहा है, कंपनी की हिस्ट्री कैसी है, कंपनी की कॉम्प्लायंस हिस्ट्री कैसी है। तो ए टू जेड कंपनी के बारे में आपको उसको बताना पड़ेगा। पैसा जो आप रेज कर रहे हो वो कहां यूज होगा उसके बारे में भी आपको बताना होगा। तो ये पूरा इसको हम कहेंगे डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। क्लियर है क्या? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फंड रेजिंग हम पढ़ रहे हैं विच इज प्राइमरी मार्केट। अब आप पैसे कैसे रेज कर सकते हो, इसमें भी बहुत वाइड सेंस में भी आप सोच सकते हो कि आप पैसे पहले तो कहां से रेज कर रहे हो। आप इंडिया से भी रेज कर सकते हो, आप आउटसाइड इंडिया भी रेज कर सकते हो। जब आप पैसा आउटसाइड रेज करते हो उसको हम कहेंगे फॉरेन फंडिंग, जो आपके सीएस प्रोफेशनल के सिलेबस में आएगा, सीएस प्रोफेशनल एसएमसीएफ। ठीक है, हम पढ़ेंगे एसएमसीएफ में। फिर इंडिया में अगर आप फंड रेज कर रहे हो, ठीक है, डोमेस्टिक फंडिंग, तो उसमें भी अलग अलग होता है। उसमें भी अगर आप देखोगे प्राइमरली आप पब्लिक प्राइवेट ऐसा दो कैटेगराइजेशन कर सकते हो कि आप ओपन ऑफर देके पब्लिक से पैसा रेज कर रहे हो
या आप 1-to-1 ऑफर देके प्राइवेटली पैसा रेज कर रहे हो। ये दो भी टाइप ऑफ कैटेगराइजेशन हो सकते हैं। दूसरा कैटेगराइजेशन हो सकता है सिक्योरिटी वाइज। अब गाइडलाइंस जो आपकी बनी है, गाइडलाइंस सिक्योरिटी वाइज है, इसलिए मैं वो क्लासिफिकेशन यहां पे यूज कर रहा हूं ताकि आप सारे चैप्टर्स को कनेक्ट कर पाओ। ठीक है, तो अगर आप इक्विटी शेयर्स एंड कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज इशू कर रहे हो, पब्लिक प्राइवेट कोई भी, किसी भी तरह से इक्विटी शेयर देके अगर आप किसी से भी पैसे ले रहे हो तो आप पे अप्लाई हो जाता है आईसीडीआर। जो पैसा रेस करने का जो प्रोसीजर है उसमें आपको आईसीडीआर पूरा फॉलो करके फिर ही आप फंड रेस कर सकते हो। क्लियर है? फिर अगर आप प्रेफरेंस शेयर्स या डेट सिक्योरिटी से पैसा रेस करना चाहते हो तो आप पे अप्लाई होगा इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, ILNCS। आए ख्याल में? ये भी पूरा चैप्टर है आपको, ये भी पूरा चैप्टर है आपके सिलेबस में, हम डिटेल में इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है क्या? अब कुछ अलग चैप्टर्स हैं, जैसे अगर आप एम्प्लॉइज को शेयर्स दे रहे हो, ठीक है, एम्प्लॉइज को भी आप शेयर देते हो। अगर आप एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान चला रहे हो, कंपनी लॉ अगर आप पढ़ के आए हो तो आपको सब पता होगा, तो आप एम्प्लॉइज को ईसॉप के थ्रू शेयर्स देते हो या आप स्वेट इक्विटी शेयर्स देते हो एम्प्लॉइज को ही, तो उसके फिर रेगुलेशन अलग रखे गए हैं। ठीक है, तो उसके लिए पूरा सेपरेट रेगुलेशन है, SBEB SE रेगुलेशंस। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि सिक्योरिटी वाइज कैसे कैसे चैप्टर्स को अलग अलग रेगुलेशंस में बांटा गया है। फिर हम कुछ अलग ही फिर चैप्टर्स पढ़ेंगे, म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, वो पूरा म्यूचुअल फंड के बारे में होगा। फिर CIS के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम बायबैक के बारे में पढ़ेंगे, तो वो अलग ही है, उल्टा है, उसमें हम वापस ले रहे हैं शेयर्स। बायबैक है तो अलग ही हो गया। फिर हम इनसाइडर ट्रेडिंग पढ़ेंगे, फिर हम SAST पढ़ेंगे, तो वो काफी अलग है। ठीक है, वो फंड रेजिंग से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, ये सब मैं फंड रेजिंग से जो रिलेटेड है वो आपको मैं बता रहा हूं। ठीक है, और ये जो फॉरेन फंडिंग वाला पूरा एलिमेंट है ये आपको पूरा CS प्रोफेशनल में आने वाला है। ठीक है, चलो तो ये बना लो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब पैसा रेस कर रहे हैं, ठीक है, बार बार आपको यही माइंडसेट रखना है, हम पैसा रेस कर रहे हैं। ठीक है, पैसा ले रहे हैं पब्लिक से और उसके बदले में हम उनको अपने इक्विटी शेयर्स इशू करके दे देंगे। ठीक है, तो पहले तो कितने प्रकार के इशू होते हैं, ठीक है, क्या क्या टाइप के इशू होते हैं वो देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ इशू, इस पे सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान देना। टाइप्स ऑफ इशू, तो ये गाइडलाइन जो है ये कितने प्रकार के इशू को अलग अलग कैटेगराइज करके अलग अलग गाइडलाइंस देती है। ये गाइडलाइंस के हिसाब से कैटेगराइजेशन दिया गया है। ठीक है, सबसे पहला होता है कि अगर आप एक अनलिस्टेड कंपनी हो, मैं अभी अनलिस्टेड हूं, ठीक है, नॉर्मल कंपनीज एक्ट के तहत मैं रजिस्टर्ड हूं और काम कर रहा हूं, तो मैं अनलिस्टेड कंपनी हूं। अब मुझे पब्लिक से पैसा उठाना है। पब्लिक से पैसा उठाना है मतलब ओपन ऑफर देना है, ओपन पब्लिक ऑफर देना है कि मुझे इतना इतना पैसा रेज करना है, कोई भी आके शेयर सब्सक्राइब करके मेरे को पैसा दे सकता है। तो अगर कोई भी आके सब्सक्राइब कर सकता है मतलब वो पब्लिक ऑफर है, वो ओपन ऑफर है, पब्लिक ऑफर है। क्लियर है? तो अगर मैं अनलिस्टेड कंपनी हूं और मैं ओपन ऑफर, पब्लिक ऑफर देके पैसा लेना चाहता हूं तो उसको कहते हैं IPO। सुना ही होगा, ठीक है, आज की डेट में IPO नहीं सुना होगा तो क्या सुना होगा? तो IPO आपने सुना होगा, इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो ये कौन करती है? अनलिस्टेड कंपनी पहली बार अगर पब्लिक ऑफर कर रही है तो उसको कहेंगे IPO। ठीक है, तो वो हो गया IPO। फिर अब मैं IPO कर चुका हूं, अब जैसे ही आप IPO करते हो, पब्लिक से पैसा उठाते हो, तो उसमें सबसे बड़ी कंडीशन आ जाती है कि आपको सारे जो शेयर्स हैं पुराने और प्लस IPO के तहत जो आपने इशू किए हैं, शुरुआत से जो पहले आपके, जब आप अनलिस्टेड थे तो आपके कुछ तो शेयर्स होंगे ना, तो वो शेयर्स और अभी IPO के तहत आपने जो पैसा रेज किया और जो शेयर्स नए इशू किए, ये सारे शेयर्स आपको स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करने होते हैं।
कोई भी वन और मोर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे आपको इन शेयर्स को लिस्ट करना कंपलसरी होता है, ताकि जो इन्वेस्टर्स सब्सक्राइब कर रहे हैं वो वहां जाके फिर बेच सकते हैं। ट्रेडिंग, लिक्विडिटी सब हम स्टार्टिंग चैप्टर्स में ऑलरेडी सब पढ़ चुके हैं, तो वो सब हम रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। तो वो सारा मैंडेटरीली आपको लिस्ट करना होता है। अब इसके आगे, अब आप लिस्टेड हो गए, आपने आईपीओ कर लिया, आप लिस्ट हो गए। अब फिर से आप फंड रेज कर सकते हो। फंड रेजिंग में कोई लिमिट तो होती नहीं है, आप ग्रो हो रहे हो, आपका बिजनेस बढ़ रहा है, आपको एक्सपेंशंस करने हैं, तो आपको पैसा लगेगा ना। तो हमेशा बैकग्राउंड नहीं भूलना। लॉ में जब आप लॉ पढ़ते हो ना, तो हम सब लॉ ही देखते हैं, उसका जो बिजनेस एंगल है वो भी देखना है, तभी तो आपको पूरी चीजें समझेगी ना, कि मैं ग्रो हो रहा हूं, मेरा प्रोडक्ट चल रहा है, मेरी सर्विसेज चल रही हैं, मुझे एक्सपांड करना है, मुझे वहां ब्रांच खोलनी है, मुझे ये बिजनेस को एक्वायर करना है, तो मुझे पैसा लगेगा। तो पैसा क्यों रेज हो रहा है वो कभी मत भूलना। तो पैसा रेज हो रहा है, मुझे इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा चाहिए, मुझे और एसेट्स खरीदने हैं, मुझे रिसर्च करनी है, मुझे प्रोडक्ट को डेवलप करना है, मुझे ब्रांचेस खोलनी है, मुझे दूसरे बिजनेस को एक्वायर करना है, मुझे इन्वेंट्री के पैसे के लिए पैसा चाहिए, समझ रहे हो, वर्किंग कैपिटल जिसको आप कहते हो। तो अलग अलग पैसों की नीड होती है, उसके लिए ये सारे इश्यूज किए जा रहे हैं। तो आप अनलिस्टेड थे, आपने आईपीओ किया, आपने पैसा रेज कर लिया और आप लिस्ट हो गए। अब आप लिस्टेड एंटिटी कहलाओगे, ठीक है। और आपको जैसे आप लिस्ट कर जाते हो, आपको अब एक और गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ती है बैकग्राउंड में हमेशा, एज अ लिस्टेड एंटिटी, दैट इज एलओडीआर, ठीक है। तो ये चार्ट को हम आगे बढ़ाते हैं कि जब भी आप यहां पैसा रेज करते हो और आप लिस्टेड हो जाते हो, उसके बाद कंटिन्यूअसली आपको एलओडीआर के रेगुलेशंस फॉलो करने, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो ये लिस्टेड कंपनीज को हर साल मतलब बैकग्राउंड में कंटिन्यूअसली फॉलो करना है। एज अ लिस्टेड एंटिटी जो भी आप कर रहे हो वो एलओडीआर के कॉम्प्लायंस के हिसाब से आपको करना है, ठीक है। तो वो एलओडीआर का वहां से कनेक्शन आएगा। अब मैं लिस्ट हो गया, अब मैं बिजनेस कर रहा हूं, मेरे को पैसा मिल गया, मैंने एक्सपांड किया, उसका और पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया होगा, तो मुझे और पैसे की नीड लगेगी। तो अब मैं पैसा अलग अलग तरीके से रेज कर सकता हूं। हो सकता है मैं प्राइवेटली पैसा लूं, प्राइवेटली भी तो पैसा ले सकता हूं ना, हर बार थोड़ी मैं ओपन ऑफर लूंगा। तो मैं मार्केट कंडीशंस को स्टडी करूंगा कि जो बड़े प्लेयर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, जिनको आप क्यूआईबी कहते हो, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, तो ये सब आपके कनेक्शन में होते ही हैं। तो अगर आपको दिख रहा है कि क्यूआईबी है, सब्सक्राइब करने के लिए रेडी हैं, 1 to 1 भी जाएंगे तो ले लेंगे और हमको उतना पैसा मिल जाएगा। जैसे लोन के लिए आप अप्रोच नहीं करते हो, लोन के लिए भी तो आप जाते हो ना, आपको लोन चाहिए तो आप जाके पूछते हो ना भाई। वैसे ही अगर आपको प्राइवेटली पैसा शेयर्स के थ्रू रेज करना है तो आप अप्रोच कर सकते हो, प्राइवेट ऑफर दे सकते हो, और अगर रेडी है तो आपको समझ में आ जाता है कि भाई हाँ, पैसा मोबिलाइज किया जा सकता है प्राइवेटली। तो अगर आप प्राइवेटली पैसा रेज कर रहे हो, ऑलरेडी आप लिस्ट हो चुके हो, ठीक है, एक बार ऑलरेडी आप लिस्ट हो गए, आईपीओ कर चुके हो, उसके बाद प्राइवेट प्लेसमेंट अगर आप कर रहे हो तो ये आएगा प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट बाय अ लिस्टेड एंटिटी, मतलब आप एक बार लिस्ट हो गए, उसके बाद आप कैसे भी पैसा रेज करो, आपको आईसीडीआर अप्लाई हो जाएगा। आए ख्याल में? तो अगर आप प्राइवेटली इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हो 1 to 1, तो आपको प्राइवेट प्लेसमेंट के रेगुलेशंस अप्लाई हो जाएंगे। आप दोबारा फिर से पब्लिक ऑफर देना चाहते हो तो उसको कहेंगे फर्दर पब्लिक ऑफर। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, अब जितने भी पब्लिक ऑफर्स आप दोगे फर्स्ट के बाद, फर्स्ट वाला हमेशा फर्स्ट ही होता है, एक ही बार होता है फर्स्ट, तो उसको आप आईपीओ कहते हो। अब सेकंड, थर्ड, फोर्थ जितने भी आप आगे चल के पब्लिक ऑफर्स करोगे उनको हम क्या कहेंगे? एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफर। क्लियर है क्या? तो अब सेकंड सब्सिक्वेंट जितने भी पब्लिक ऑफर्स आप दोगे वो एफपीओ गाइडलाइंस फॉलो करके आपको करना है। फिर आप एग्जिस्टिंग जो आपके शेयर होल्डर्स हैं उन्हीं को एक सर्टेन रेशो में इनवाइट करना चाहते हो, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स से ही आप पैसा रेज करना चाहते हो, तो उसको आप कहते हो राइट इशू। याद आ रहा है? 11th 12th सीएसईटी हर जगह आपने पढ़ा होगा। तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को प्रपोर्शनेटली अगर आप शेयर्स ऑफर कर रहे हो तो उसको हम कहेंगे राइट इशू। फिर आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर्स दे रहे हो तो उसको हम कहेंगे बोनस इशू। फंड रेज नहीं हो रहे उसमें, लेकिन इक्विटी शेयर तो इशू हो रहे हैं ना, इक्विटी शेयर इशू हो रहे हैं इसलिए यहां पे कवर्ड है। क्लियर है क्या? फंड लेकिन बोनस शेयर्स में मोबिलाइज नहीं होता है, वो नॉन कैश आइटम होता है। फिर है कि अगर आपको
सेम वन टू वन में एक्चुअली दोनों सेम ही होते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट ये वर्ड जो होता है ये कंपनीज एक्ट में होता है। प्राइवेट प्लेसमेंट ये वर्ड आपको सेबी में बहुत कम ही देखने को मिलेगा। प्राइवेट प्लेसमेंट ये कंपनीज एक्ट का वर्ड है, सेक्शन 42 ऑफ कंपनीज एक्ट। ठीक है, यहां जो वर्ड चलता है दैट इज प्रेफरेंशियल इशू, मतलब वन टू वन प्राइवेटली अलग अलग लोगों को शेयर्स इशू करके पैसा ले रहे हो। फिर अगर आप सिर्फ क्यूआईबी कैटेगरी वाले लोगों से ही पैसा रेज करना चाहते हो तो उसको अलग नाम दिया गया है क्यूआईपी, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, जिसमें कंपनी सिर्फ क्यूआईबी में जो कैटेगराइज होते हैं उन्हीं से पैसे ले रहे हैं। तो प्रेफरेंशियल इशू में सर क्या होता है, उसमें आप किसी से भी पैसा ले सकते हो प्राइवेटली, वन टू वन ही आप किसी से भी कोई भी कैटेगरी के इन्वेस्टर से आप पैसा मोबिलाइज कर सकते हो। तो प्रेफरेंशियल इशू जो है वो थोड़ा ओपन होता है सारे इन्वेस्टर्स के लिए, वन टू वन आप किसी से भी जाके ले सकते हो। लेकिन क्यूआईपी में आप सिर्फ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर के पास ही जाके पैसा ले सकते हो। ठीक है, तो एक सेपरेट कैटेगरी बनाई गई है। तो ये आपके अलग अलग टाइप के इश्यूज हैं, ठीक है, जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। क्लियर है क्या? यहां तक सब क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अब इसको पढ़ लेते हैं फटाफट। ठीक है, सबसे पहला मैंने बताया आपको आईपीओ। कौन करता है आईपीओ? अनलिस्टेड कंपनी। अनलिस्टेड कंपनी पहली बार जब पब्लिक से पैसा लेती है तो उस फंड रेजिंग को आप क्या कहते हो? आईपीओ। ठीक है, और उसके बाद वो अनलिस्टेड नहीं रहती, उसके बाद वो लिस्ट हो जाती है, तो उसको उसी को आप आगे चल के क्या बुलाओगे? लिस्टेड एंटिटी। ठीक है, चलो, तो वेरियस टाइप्स ऑफ इश्यूज इन द कैपिटल मार्केट। नंबर 1 आईपीओ। बोलो, आईपीओ मीन्स एन ऑफर ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। ठीक है, तो ये बार बार आएगा, स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज वर्ड आएगा, जिसमें दो चीजें आती हैं, इक्विटी शेयर्स एंड कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज। ठीक है, इक्विटी शेयर्स एंड कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, इन दोनों को मिला के एक अलग से नाम दिया गया है, विच इज स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। तो पूरे रेगुलेशन में बार बार स्पेसिफाइड सिक्योरिटी वर्ड ही आपको ज्यादा सुनने को मिलेगा। ठीक है, तो ऑफर ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज बाय एंड अनलिस्टेड इशूअर, ये वर्ड सिर्फ आईपीओ में ही आने वाला है। इसके बाद क्योंकि आप लिस्ट हो जाते हो ना, फिर आगे जो भी आप मोबिलाइजेशन करोगे फंड्स का, तब आप लिस्टेड एंटिटी हो जाते हो। तो अनलिस्टेड एंटिटी, अनलिस्टेड इशूअर, ये वर्ड सिर्फ आईपीओ में ही आएगा। ठीक है, अनलिस्टेड इशूअर टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन एंड इंक्लूड्स एन ऑफर फॉर सेल, ये भी हम पढ़ेंगे, एक अलग कैटेगरी है ऑफर फॉर सेल। इसका भी थोड़ा मैं हिस्ट्री बता देता हूं कि जब आप अनलिस्टेड होते हो, मेनली आप प्राइवेटली पैसा रेज करते हो और उसी में आप पढ़ते हो, अगर आपने सुना होगा वेंचर कैपिटल, सुना है? वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी पढ़ा है ना हमने। तो जब आप अनलिस्टेड होते हो तो आप यहां से पैसा लेते हो। ठीक है, ये लोग बहुत इनिशियल लेवल पे, जब आप लिस्टेड भी नहीं हो तो आप पे भरोसा करते हैं, आपके आइडिया, आपके प्रोडक्ट, आपके सर्विस में अपना पैसा लगाते हैं। तो ये लोगों का जो पैसा लगता है एज अ शेयर होल्डर, इनको चाहिए होती है एग्जिट, क्योंकि इन्वेस्टर्स हैं, इनको पैसा लगाना है, पैसे को ग्रो करके बाहर निकलना है, इनका काम इन्वेस्टमेंट का है। ठीक है, तो अगर आप एग्जिस्टिंग जो आपके शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, एग्जिस्टिंग जो आपके शेयर होल्डर्स हैं, अगर कंपनी चाहती है कि उनको हेल्प करे, कंपनी के थ्रू अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स को सेल करना चाहती है पब्लिक को, ठीक है, जनरल पब्लिक को सेल करना चाहती है, तो इस पूरे मैकेनिज्म को कहते हैं ऑफर फॉर सेल। मतलब इसमें क्या हो रहा है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के जो शेयर्स हैं वो हम पब्लिक को बेच रहे हैं। मतलब बेसिकली कंपनी का इसमें कोई काम ही नहीं है, कंपनी सिर्फ फैसिलिटेट कर रही है, कंपनी सिर्फ हेल्प कर रही है शेयर होल्डर्स को अपने शेयर्स को बेचने में, बस। लॉ ने क्योंकि अलाउ किया है, लॉ ने अलाउ किया है क्योंकि उन्होंने आप पे भरोसा दिखाया है, आप पे पैसा लगाया है। अब आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि उनको आप एग्जिट दो, उनके शेयर्स आप ट्रांसफर करने में मदद करो, आए ख्याल में? तो इस पूरे मैकेनिज्म को कहते हैं ऑफर फॉर सेल। तो इसमें जो भी आप पैसा रेज करते हो वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मिलते हैं, क्योंकि वो अपने शेयर्स पब्लिक को देने वाले हैं। कंपनी अपने नए शेयर इशू नहीं करती है और इसीलिए कंपनी को कोई पैसा भी नहीं मिलता। मतलब ये कंपनी के लिए जीरो है, न कंपनी इसमें शेयर्स देती है, न कंपनी को इसमें पैसा मिलता है।
शेयर्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स देते हैं और पब्लिक जो पैसा है वो डायरेक्टली एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही देती है। तो इसमें कंपनी सिर्फ हेल्प कर रही है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को टू सेल देयर शेयर्स। क्लियर है क्या? तो इसका भी काफी बार रेफरेंस आएगा, ऑफर फॉर सेल। ठीक है, क्लियर है क्या? तो हम हेल्प कर रहे हैं, हेल्प एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स टू सेल देयर शेयर्स। ठीक है, ऑब्वियसली सारा जो खर्चा होगा वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ही बेयर करेंगे, कंपनी इसमें कोई भी खर्चा बेयर नहीं करेगी क्योंकि कंपनी का इसमें कोई फायदा नहीं। तो कंपनी सिर्फ एक मोहरा है कि कंपनी का नाम है, कंपनी का नाम है, कंपनी अलाउड है, आईपीओ कर सकती है या जाके मार्केट में पब्लिक से पैसा ले सकती है ना। तो कंपनी के पास ये पावर है। इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स पब्लिक को जाके कैसे ओपन ऑफर देंगे? वहां कोई मैकेनिज्म ही नहीं है क्योंकि आप अनलिस्टेड हो ना, अनलिस्टेड हो और आप ऑफर फॉर सेल करना चाहते हो। तो समझ रहे हो, वो सब हम पढ़ेंगे कि काफी बार क्या होता है, मतलब जो ट्रेडिशनली चल रहा है मैं आपको बताता हूं कि कंपनी अपना आईपीओ ला रही है, ठीक है, पब्लिक से आप पैसा ले रहे हो, साथ साथ में ऑफर फॉर सेल भी कंपनी करती है। मतलब कि जो प्राइस, यहां प्राइस का इंपॉर्टेंस है कि जो प्राइस पे आप नए शेयर इशू कर रहे हो, सेम प्राइस पे आप, मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स क्या कर रहे हैं, अपने शेयर्स पब्लिक को सेल कर रहे हैं। मतलब आप सपोज 1 लाख शेयर्स आप नए इशू कर रहे हो और लगे हाथ 1 लाख कुछ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के शेयर्स हैं, वो भी आप उनके बेच रहे हो। तो आप पूरे 2 लाख शेयर्स इशू करोगे, 1 लाख अपने दोगे और 1 लाख एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के उनको दे दोगे। 1 लाख के पैसे कंपनी रखेगी, 1 लाख के पैसे शेयर होल्डर्स रखेंगे, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो वो एग्जिट ले लेंगे। तो ये टिपिकली होता है। मतलब सिर्फ अलग से ऑफर फॉर सेल भी होते हैं, अलग से सिर्फ ऑफर फॉर सेल भी होते हैं रियल लाइफ में, बट आपको इतना समझेगा नहीं। तो आप ये वाला एक सिचुएशन हमेशा इमेजिन करना कि कंपनी मार्केट में जा ही रही है, कंपनी मार्केट में जा ही रही है, आईपीओ करना है तो भाई प्रोस्पेक्टस सब बनाना पड़ेगा, सारा जो भी पूरा कॉम्प्लायंस है वो तो करना ही पड़ेगा। तो लगे हाथ भाई आप ऑफर फॉर सेल भी कर लो। तो ऐसा ज्यादा कन्वीनियंट होता है कंपनी के लिए। ठीक है, और प्लस हम आगे भी पढ़ेंगे कि एफपीओ अगर कंपनी कर रही है, फर्दर पब्लिक ऑफर प्लस ऑफर फॉर सेल भी कर सकती है। मतलब एग्जिट जो देते हैं ना, वो पब्लिक ऑफर के साथ ही अपने शेयर्स वो पब्लिक को बेच देते हैं। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन में ज्यादा सही रहता है। इतना काफी है। ठीक है, अभी के लिए आप लिख लो, अगर आपको लिखना है लिख लो। बढ़े आगे, पॉज करो, आराम से लिखो, मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, तो ऑफर फॉर सेल ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज टू द पब्लिक बाय एन एग्जिस्टिंग होल्डर ऑफ सच सिक्योरिटीज इन एन अनलिस्टेड इशूअर इन ऑर्डर टू क्वालिफाई एज एन आईपीओ, ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज मस्ट बी बाय एन अनलिस्टेड इशूअर। अनलिस्टेड इशूअर ही इनिशियल पब्लिक ऑफर कर सकता है। एंड सच एन इशू शैल बी मेड टू द पब्लिक। ओपन ऑफर होना चाहिए। आप किसी को भी मतलब इनवाइट कर रहे हो, ओपन ऑफर है, कोई भी आके अप्लाई कर सकता है। ठीक है, एंड नॉट टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑफ एन अनलिस्टेड इशूअर कंपनी। अगर आप सिर्फ एग्जिस्टिंग वालों को देते हो तो उसको तो राइट इशू कहेंगे ना। अनलिस्टेड कंपनी दे रही है तो भी राइट इशू ही होता है, लिस्टेड कंपनी एग्जिस्टिंग वालों को दे रही है तो भी राइट इशू ही होता है ना भाई। एग्जिस्टिंग वालों को ही अगर आप ऑफर देते हो तो उसको हमेशा राइट इशू ही कहा जाता है। तो वो आईपीओ नहीं होता। वो बस कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप सिर्फ एग्जिस्टिंग वालों को ऑफर कर रहे हो, वो इनिशियल पब्लिक ऑफर नहीं माना जाएगा। जनरल पब्लिक को अलाउड होना चाहिए कि वो आके सब्सक्राइब करें या शेयर्स खरीद पाएं, तो उसी को पब्लिक ऑफर कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक बार आप लिस्ट हो गए, आप लिस्टेड एंटिटी बन गए, फिर आप दोबारा सेकेंड थर्ड जो भी पब्लिक ऑफर्स करके पैसा रेज करोगे उसको अलग कैटेगरी में रखा गया है और उसको कहा गया है एफपीओ। क्योंकि देखो फंडामेंटल बेस ही बदल जाता है जब आप अनलिस्टेड होते हो और आप पहली बार पब्लिक से पैसा मांग रहे होते हो। सोच के देखो, आप अनलिस्टेड थे, मतलब लोग आपको जानते भी नहीं है, लोग आपको जानते भी नहीं है, आपका नाम भी सुना नहीं होगा। तो वहां बर्डन काफी ज्यादा होता है। जब एक आईपीओ आता है
तो सेबी और रेगुलेशंस का जो फ्रेमवर्क है ना, इसका बर्डन बढ़ जाता है कि ये कंपनी ऐसी है जिसके बारे में कोई नहीं जानता, क्योंकि वो अनलिस्टेड है। तो पब्लिक डोमेन में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन उसके बारे में नहीं होती है, तो इसलिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लगाए जाते हैं। लेकिन जब आप एक बार आईपीओ कर लेते हो और आप लिस्ट हो जाते हो और आप एलओडीआर के तहत सारे डिस्क्लोजर्स दे ही रहे हो, समझ रहे हो, जब आप एक बार लिस्ट हो जाते हो ना, फिर आप ट्रांसपेरेंट हो जाते हो, क्योंकि आपको हर चीज फिर स्टॉक एक्सचेंज को बतानी पड़ती है। आपको आपके जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं वो आपको पब्लिश करने होते हैं, वो आपको स्टॉक एक्सचेंज को देने होते हैं। अब स्टॉक एक्सचेंज को जैसे आप कोई चीज देते हो वो पब्लिक डोमेन में आ जाती है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट आप और मैं कोई भी जाके खोल के उसमें सारा डेटा देख सकता है। तो पब्लिक डिसेमिनेशन के लिए ही होता है। तो जैसे ही आप लिस्टेड हो गए, फिर आप कोई भी चीज छुपा नहीं सकते। अगर आपका लॉस आ रहा है कोई क्वार्टर में, आप छुपा नहीं सकते, आपको वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश करने होते हैं, न्यूज़पेपर में भी देने होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे भी देने होते हैं, खुद की वेबसाइट पे भी देने होते हैं। मतलब ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है। अब जब आप ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में हो और आप फिर पैसा रेस कर रहे हो, तो समझ रहे हो, तो वो वाला बर्डन नहीं होता, क्योंकि आप अनलिस्टेड थोड़ी हो, आप तो लिस्ट हो गए हो, आपका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड पब्लिक में दिख रहा है। ऑलरेडी एक बार आप आईपीओ कर चुके हो, तो आपने सारे कॉम्प्लायंसेस एक बार कर लिए हैं ना, तो दोबारा जब आप पैसा रेस करोगे तो आपको फिर से बहुत ज्यादा कंडीशंस क्यों डालेंगे हम, समझ रहे हो। तो इसलिए फर्दर पब्लिक ऑफर थोड़ा रिलैक्स्ड हो जाता है, रेगुलेशंस उतनी स्ट्रिक्ट रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आप ऑलरेडी एक बार आईपीओ कर चुके हो और आप लिस्टेड हो, तो आप ऑलरेडी सारे डिस्क्लोजर्स दे रहे हो, पब्लिक डोमेन में हो, लोगों ने आपका नाम सुना हुआ है और आपके सारे फाइनेंशियल्स भी वो देख सकते हैं, अवेलेबल है पब्लिक डोमेन में। तो ये फर्क पड़ता है, इसलिए आईपीओ के रेगुलेशंस अलग होते हैं, एफपीओ के रेगुलेशंस अलग होते हैं। तो अगर आप स्ट्रिक्टनेस के हिसाब से देखो तो आईपीओ के रेगुलेशन सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट है, क्योंकि वो अनलिस्टेड से लिस्टेड में कन्वर्ट हो जाते हो आप, बहुत बड़ा लीप होता है वो, आए ख्याल में। और जब आप एफपीओ कर रहे हो तो कोई चेंज नहीं होता, आप पहले भी लिस्टेड थे, आप अभी भी लिस्टेड ही हो, तो वहां उतना ड्रास्टिक चेंज नहीं होता है, इसीलिए वहां पे रेगुलेशन थोड़े 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 रिलैक्स कर दिए गए हैं, ठीक है। तो वो होता है एफपीओ। इट इज एन ऑफर ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज बाय अ लिस्टेड इशुअर कंपनी, ठीक है, ध्यान देना, यहां आप लिस्टेड आएगा, आप ऑलरेडी लिस्टेड हो और आप फिर से पब्लिक से पैसा रेज कर रहे हो फॉर सब्सक्रिप्शन। इन अदर वर्ड्स, अनदर इशू टू द पब्लिक अदर देन सेम एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर। एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर्स को सिर्फ आप ऑफर नहीं कर रहे हो, आप जनरल पब्लिक को ऑफर कर रहे हो, ठीक है, और टू अ सिलेक्ट ग्रुप, सिलेक्ट ग्रुप को भी मतलब नहीं कर रहे हो। इंग्लिश ग्रामर पे आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, अदर देन लिखा है, अदर देन एग्जिस्टिंग एंड अदर देन सिलेक्ट, ठीक है, मतलब आप ओपन ऑफर दे रहे हो, कोई भी आके सब्सक्राइब कर सकता है, ये सिर्फ एग्जिस्टिंग के लिए नहीं है या सिर्फ सिलेक्ट पर्सन को ही आप दे रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो फर्दर पब्लिक ऑफर आ जाएगा। क्योंकि अगर आप एग्जिस्टिंग वालों को सिर्फ दोगे तो उसको तो हम राइट इशू कहेंगे, तो वो तो राइट इशू रेगुलेशंस में आ जाएगा, यहां थोड़ी क्लासिफाई होगा। फिर अगर आप सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन को देते हो तो उसको तो हम प्रेफरेंशियल इशू कहते हैं, तो प्रेफरेंशियल इशू में जाता है, आए ख्याल में, इसलिए वो अदर देन लिखा है, क्योंकि उनकी सेपरेट कैटेगरीज है, फिर वो वहां कैटेगराइज होगा। तो अगर आप सिलेक्ट ग्रुप को भी नहीं दे रहे हो, आप एग्जिस्टिंग सिर्फ उनको भी नहीं दे रहे हो, आप किसी को भी दे रहे हो, पब्लिक कोई भी आके दे सकता है, तब जाके उसको हम एफपीओ कहेंगे। क्लियर है यहां तक। फिर थर्ड आता है राइट इशू, जो हमने अभी 2 बार डिस्कस कर लिया है कि अगर मैं लिस्टेड कंपनी हूं, अगर मैं लिस्टेड कंपनी हूं और मैं अपने एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर्स को एडिशनल शेयर्स खरीदने के लिए ऑफर दे रहा हूं, तो उसको कहेंगे राइट इशू। आए ख्याल में। सर अगर हम लिस्टेड कंपनी नहीं है, अनलिस्टेड है, तो भी आप राइट इशू कर सकते हो, ये गाइडलाइंस आप पे अप्लाई नहीं होंगी। अगर आप अनलिस्टेड हो और आप एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर्स को एडिशनल शेयर्स देना चाहते हो, आपको कंपनीज एक्ट फॉलो करना है, आप कंपनीज एक्ट फॉलो करके दे सकते हो। अनलिस्टेड कंपनी पे ये राइट इशू के गाइडलाइंस अप्लाई नहीं होते हैं, सिर्फ लिस्टेड एंटिटी अगर एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर्स को एडिशनल शेयर्स ऑफर कर रही है, तब उनको राइट इशू के गाइडलाइंस आईसीडीआर के अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो राइट इशू ऑफ सिक्योरिटीज इज एन इशू ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज बाय अ कंपनी टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर्स एज ऑन अ रिकॉर्ड डेट। अब ये भी आई थिंक आप डिस्कस कर चुके हैं, हम फिर भी मैं रिवाइज करा देता हूं कि शेयरहोल्डर्स रोज बदलते रहते हैं, शेयर्स ट्रांसफरेबल होते हैं, शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, तो आपके जो ओनर्स हैं, जो शेयरहोल्डर्स हैं, वो बदलते रहते हैं। तो कौन से शेयरहोल्डर्स होंगे जो एलिजिबल होंगे, कौन से शेयरहोल्डर्स होंगे जो राइट इशू में पार्टिसिपेट कर पाएंगे,
उसके लिए एक डेट अनाउंस करनी पड़ती है। उस डेट पे जो जो आपके शेयर होल्डर्स होंगे वो ही राइट इशू में एलिजिबल होंगे फॉर सब्सक्राइबिंग द एडिशनल शेयर्स। ठीक है, तो एक रिकॉर्ड डेट अनाउंस होती है इन अ प्री डिटरमाइंड रेशो, मतलब जितना चाहे उतने शेयर सब्सक्राइब नहीं कर सकते, एक रेशो होता है। जैसे अगर मैं कहूं 1:1, मतलब एग्जिस्टिंग 1 शेयर के लिए एडिशनल 1 शेयर आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो अगर मैं एक इन्वेस्टर हूं, मेरे पास 10,000 शेयर्स हैं एग्जिस्टिंग, तो मैं और 10,000 शेयर्स सब्सक्राइब कर सकता हूं इन द राइट इशू। क्लियर है क्या? तो ऐसा एक रेशो अनाउंस होता है, उससे एलिजिबल शेयर्स कितने आप एक्वायर कर सकते हो इन द राइट इशू, वो आपको पता चलता है। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं। फिर अगर मैं लिस्टेड हूं और मैं 1-to-1 सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्संस को शेयर्स इशू करके उनसे पैसा ले रहा हूं, तो दैट विल बी क्लासिफाइड एज प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। प्रेफरेंशियल मतलब मैं 1-to-1 किसी लोगों को प्रेफरेंस देके सिर्फ उन्हीं को इशू करके उन्हीं से पैसा ले रहा हूं, तो इसको इसीलिए कहा जाता है प्रेफरेंशियल इशू। प्रेफरेंस शेयर्स नहीं दे रहा मैं, वो प्रेफरेंस की बात नहीं हो रही है। ठीक है, 1-to-1 दे रहा हूं, वो उसको प्रेफरेंस यहां पे कहा गया है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। इट रेफर्स टू एन इशू विच अ लिस्टेड इशूअर issue shares or convertible securities to a select group of persons on a private placement basis। 1-to-1 आप प्राइवेटली उनको ऑफर कर रहे हो, तो उसको सेबी गाइडलाइंस में कहा जाता है प्रेफरेंशियल इशू या प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट ये जो वर्ड है ये कंपनीज एक्ट में आता है, यहां पे वो वर्ड नहीं आता है, यहां पे उसी को कहते हैं प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। ठीक है, The issuer is required to comply with various provisions which inter alia includes pricing, disclosures, lock-in, etc. ये हम सब जगह पढ़ेंगे। अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करके आपको पैसा रेज करना है। इन एडिशन टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपनीज एक्ट, हर जगह कंपनीज एक्ट तो आपको फॉलो करना ही है। इन एडिशन टू दैट आपको सेबी का ये आईसीडीआर आपको फॉलो करना होता है। फिर है क्यूआईपी। तो अगर मैं सिर्फ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, ये जो इन्वेस्टर की कैटेगरी होती है जिसकी हम डेफिनेशन भी आई थिंक पढ़ चुके हैं, कौन कौन उसमें आता है, तो सिर्फ उन्हीं कैटेगरी के क्वालिफाइंग पर्संस को अगर आप शेयर्स अलॉट करना चाहते हो, तो उस टाइप के इशू को हम कहेंगे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। रूल्स थोड़े से अलग हैं बस, और कुछ नहीं, इसलिए अलग नाम दे दिया है। तो ओनली टू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स अगर आप देते हो तो उसको कहेंगे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। मतलब ये एक टाइप का प्रेफरेंशियल इशू ही है, क्योंकि आप प्राइवेटली दे रहे हो, सिर्फ एक सिलेक्ट ग्रुप को दे रहे हो ना, ओपन ऑफर नहीं है, पब्लिक में कोई भी आके पैसा नहीं दे सकता, तो ये पब्लिक ऑफर नहीं है, ये एक टाइप का प्राइवेट प्लेसमेंट यानी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ही है, लेकिन उसकी ऑडियंस फिक्स है, सिर्फ क्यूआईबी ही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसलिए एक अलग कैटेगरी है, क्योंकि न तो ये पूरा प्राइवेट प्लेसमेंट है, न तो ये पूरा पब्लिक ऑफर है, तो इसलिए अलग नाम दे दिया क्यूआईपी। और फिर है बोनस इशू, सेम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही हम देते हैं, और अगर आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स देके उनसे पैसे ले रहे हो तो वो तो राइट इशू हो गया, क्योंकि हम इशू कर रहे हैं, फ्री में कुछ नहीं दे रहे। राइट इशू में फ्री में कुछ नहीं होता, प्रॉपर पैसे लिए जाते हैं, प्रॉपर इशू होता है, तो उसको राइट इशू कहते हैं। पर अगर आप एडिशनल शेयर्स दे रहे हो पर आप फ्री में दे रहे हो, कोई भी पैसा नहीं ले रहे, तो उसी चीज को हम कहेंगे बोनस इशू। सेम होता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही देते हैं, एक सर्टेन रेशो में ही देते हैं, सिर्फ पैसे नहीं लेते, तो पैसे नहीं ले रहे हो तो उसको कहेंगे बोनस शेयर्स। Bonus issue of shares means additional shares issued by company to its existing shareholders to reward for their loyalty and is an opportunity to enhance the shareholders' wealth. The bonus shares are issued without any cost to the company by capitalizing the available reserves. मतलब जब आप शेयर्स देते हो, कंपनी के लिए शेयर्स क्या होता है? कमाई है क्या? नहीं, कमाई थोड़ी है ये। शेयर्स का जो पैसा आपका आ रहा है, क्या ये आपकी इनकम है? नहीं भाई, ये आपकी लाइबिलिटी है, फंड रेज कर रहे हो आप, वापस करना पड़ता है, तो कंपनी की ये लाइबिलिटी है। अब अगर आप लाइबिलिटी ले रहे हो पर आपको पैसा ही नहीं मिल रहा, तो इसका क्या मतलब है? मैं अकाउंटिंग एंगल आपको याद दिला रहा हूं, जो आप सीएएफएम में शायद पढ़ के आ गए हो। तो जब मैं लाइबिलिटी ले रहा हूं, मेरी लाइबिलिटी बढ़ रही है, लेकिन मुझे पैसा कुछ भी नहीं मिल रहा, तो इसी को आप कहते हो लॉस। अब मैं लॉस क्यों ले रहा हूं? क्योंकि मेरे पास प्रॉफिट्स हैं, बेसिकली मैं प्रॉफिट्स को उनको बांट रहा हूं शेयर्स के रूप में। इसी को कहते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व। मतलब रिजर्व्स को, जो प्रॉफिट्स मेरे पास अक्यूमुलेटेड है, प्रॉफिट किसके होते हैं? प्रॉफिट किसके होते हैं? अरे शेयर होल्डर्स के होते हैं, उन्हीं के है ना। जब कंपनी बंद होती है तो ये सारे रिजर्व्स, ये जो भी प्रॉफिट्स आपके पास है, आप किसको देते हो? शेयर होल्डर को ही देते हो।
तो जीते जी कंपनी जब चालू है तभी के तभी आप अगर आपको देना है तो उसको बोनस इशू के थ्रू आप दे सकते हो। तो इसी को टेक्निकली कहा जाता है कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स, कन्वर्जन ऑफ रिजर्व्स इनटू शेयर्स। ठीक है, तो ये लॉस आप अपने रिजर्व्स एंड सरप्लस में से एब्जॉर्ब कर लेते हो, जो अकाउंटिंग में आप पढ़ते हो। क्लियर है क्या? तो इतने टाइप के इश्यूज इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो ये हो गया इंट्रो। अब थोड़ा बेसिक पढ़ लेते हैं भाई कि फंड मोबिलाइजेशन है, पैसा लगता है, बिजनेस करना है, एक्सपांड करना है, तो आपको पैसे की नीड होती है। पैसे के लिए फिर आप कैपिटल मार्केट जाते हो पैसा रेज करने के लिए प्राइमरी मार्केट में, और प्राइमरी मार्केट से ही पूरी साइकिल चलती है। पूरा हम पढ़ चुके हैं, फाइनेंशियल सिस्टम पढ़ चुके हैं, तो ये पूरा वही है। फाइनेंशियल सिस्टम में जो इंट्रो पढ़ा था ये वही है, फटाफट पढ़ लेते हैं। द प्राइमरी मार्केट इज द एवेन्यू, यानी एक लोकेशन या एक तरीका है फॉर resource mobilization and capital formation for the country as it deals with the issue of new instruments by the corporate sector such as equity, preference and debt instrument। ठीक है, कैपिटल मार्केट में सब आता है, फिर उसमें इक्विटी, डेट सेगमेंट, अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं। कौन कौन आके पैसा रेज करेगा? कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। प्राइवेट सेक्टर के कंपनीज जैसे रिलायंस, टाटा, अडानी, अंबानी, ये सब आ सकते हैं, या गवर्नमेंट के भी कंपनीज आ सकती हैं, LIC आ सकती है, SBI आ सकती है, सारे लोग आ सकते हैं। ठीक है, कोई भी आ सकता है पैसा रेज करने के लिए। सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट्स, वेरियस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी एंड अदर अथॉरिटीज सच एज स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, पोर्ट ट्रस्ट्स आर ऑल्सो इशू बॉन्ड्स और डेट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट भी मार्केट में आके पैसा रेज करती है। प्राइमरी मार्केट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू द इशूअर्स ऑफ सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट एज वेल एज corporates to raise the financial resources to meet their requirements of investment and to discharge their obligations. SEBI has issued ICDR regulations 2018 for several types of issues. तो ये सारे issues कैसे होंगे, इसमें क्या compliances होंगे, क्या approvals लेने होंगे, क्या disclosures देने होंगे, ये सारे जो requirements होते हैं ये सब इस chapter के अंदर आप पढ़ने वाले हो। ठीक है, आगे आ जाओ। अब कुछ वर्ड्स समझ लेते हैं। अब जब भी आप पैसे ले रहे हो तो आपको सामने वाले को इंफॉर्मेशन देनी है। इंफॉर्मेशन आप कैसे दोगे? तो उसके लिए एक डॉक्यूमेंट बनता है। अब अलग अलग टाइप के इश्यूज में अलग अलग डॉक्यूमेंट का नाम आएगा। जब भी आप पब्लिक ऑफर दोगे, पब्लिक ऑफर, पब्लिक से ओपन ऑफर दे रहे हो, मतलब IPO या FPO है, तो उसमें इसको हम कहेंगे प्रोस्पेक्टस। उसमें इसको क्या कहेंगे? प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या है? एक डॉक्यूमेंट है जिसमें डिटेल में कंपनी के बारे में, कंपनी की हिस्ट्री, जो आपके प्रमोटर्स होते हैं। प्रमोटर कौन होता है? याद करो, प्रमोटर कौन है? जिसने कंपनी बनाई है। याद आ रहा है? कंपनीज एक्ट में पढ़ा होगा आपने, प्रमोटर्स की डेफिनेशन भी आती है। तो कंपनी जो बनाता है, जो पूरा इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस करता है, कि कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, आपको बनानी पड़ती है, तो जो भी कंपनी को प्रमोट करता है मतलब रजिस्टर करता है, उसके लिए जो भी फॉर्मेलिटीज हैं, जो भी खर्चा करना पड़ता है, MOA बनाना है, AOA बनाना है, कंपनी को रजिस्टर करना है, तो ये सारा काम जो भी करता है वो होता है प्रमोटर। ठीक है, तो प्रमोटर जो है, जो कंपनी चला रहा है, जिसने कंपनी बनाई है, वो कौन है? उसके पास कंट्रोल होता है ना, कंपनी वो चला रहा है। तो कंपनी चलाने वाला कौन है? उसका पूरा बैकग्राउंड, कितने साल का एक्सपीरियंस है, कैसे चला रहा है, परफॉर्मेंस कैसा है, इंडिविजुअल लेवल पे उसका कितना नेटवर्थ है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसमें आ जाती है। तो आपको अंदाजा लगाना होता है कि कंपनी चलाने वाला कितना सक्षम है। ठीक है, तो ऐसा है। तो प्रोस्पेक्टस उसको हम कहेंगे। अब टर्म्स थोड़े से मल्टीपल हैं। ठीक है, मतलब जेनरिक वर्ड्स क्या है? जनरल वर्ड है ऑफर डॉक्यूमेंट, या इसी को आप कहते हो प्रोस्पेक्टस। ऑफर डॉक्यूमेंट को ही क्या कहते हैं? प्रोस्पेक्टस। ठीक है, अब इसी में एक टॉपिक आता है प्राइसिंग, कि शेयर्स इशू कर रहे हो तो एक प्राइस बतानी पड़ेगी ना, कितने में इशू कर रहे हो, कितना पैसा सामने वाले को देना है, तो वो होता है प्राइस। तो प्राइस आप कैसे पता करोगे कि एक शेयर मैं सामने वाले को कितने में दूं? प्राइसिंग। ठीक है, तो प्राइसिंग दो तरीके से हो सकती है। एक है फिक्स प्राइस, मतलब आप खुद डिसाइड करो, मेरा शेयर है, मैं डिसाइड करूंगा मुझे कितने में देना है। तो अगर मैं खुद फिक्स प्राइस बता रहा हूं कि ये मेरा एक शेयर है 510 रुपए में मिलेगा, तो वो हो गया फिक्स प्राइस इशू, मतलब
इशुअर जो है, जो कंपनी है, उसने खुद ही अपनी प्राइस शेयर की फिक्स करके बता दी है। दूसरा ऑप्शन कंपनी को रहता है, उसको कहते हैं बुक बिल्डिंग। सब हम थोड़ा थोड़ा पढ़ चुके हैं, बट मैं ऐसे पढ़ाऊंगा कि जैसे आपको कुछ भी याद नहीं है, ठीक है। तो बुक बिल्डिंग, तो बुक बिल्डिंग क्या है कि हम इसी को कहते हैं प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म। मतलब एक मैकेनिज्म है जिसमें आप जो भी इंटरेस्टेड जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनसे बिडिंग करने के लिए कहते हो, आप एक प्राइस रेंज देते हो। क्योंकि आप प्राइस रेंज नहीं दोगे तो लोग तो बोलेंगे फ्री में दे दो, 2 रुपए में दे दो, लोग तो कुछ भी प्राइस करेंगे ना, समझ रहे हो। तो एक विंडो, एक रेंज आपको देनी होती है जिसको आप प्राइस रेंज कहते हो। तो एक प्राइस रेंज आपको देनी पड़ेगी, उस प्राइस रेंज के अंदर सामने वाला कितने में लेने के लिए रेडी है वो आपको पता चलता है। डिमांड पता चलती है कि मेरे शेयर के लिए कौन कितना प्राइस देने के लिए रेडी है। तो उसको कहते हैं प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म्स। तो आप बिडिंग करते हो, बिडिंग से आपको पता चलता है कि डिमांड कितनी है, और आप उस बिड्स के डेटा से, बिड का जो डेटा है उससे आप अपना प्राइस डिस्कवर करते हो, प्राइस फिक्स करते हो। तो उसको, पूरे सिस्टम को कहते हैं बुक बिल्डिंग मैकेनिज्म, ठीक है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब आप बुक बिल्डिंग करते हो तब जो डॉक्यूमेंट आप इशू करते हो उसी को प्रोस्पेक्टस नहीं कहा जाता है, उसको हम ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कहते हैं। ये आप काफी रियल लाइफ में सुनोगे, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, और वही फिर फाइनलाइज होके रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बनता है। तो नाम अलग अलग है। फिक्स प्राइस करोगे तो बस नॉर्मल प्रोस्पेक्टस कहेंगे, ठीक है। और अगर मैं बुक बिल्डिंग के थ्रू जा रहा हूं तो उसको रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कहेंगे। अब प्रोस्पेक्टस बोलो या रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बोलो, ये दोनों ऑफर डॉक्यूमेंट्स हैं, समझ रहे हो। तो ऑफर डॉक्यूमेंट एक कॉमन टर्मिनोलॉजी कि जो भी डॉक्यूमेंट आप दोगे दैट इज योर ऑफर डॉक्यूमेंट। अब आप फिक्स प्राइस इशू करोगे तो उसको हम प्रोस्पेक्टस कहेंगे, अगर आप बुक बिल्डिंग करोगे तो उसी को हम रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कहेंगे। क्लियर है क्या। अब प्रोसीजर ऐसा होता है कि पहले आपको ड्राफ्ट बनाना होता है, डॉक्यूमेंट का एक ड्राफ्ट बनाना होता है, और वो ड्राफ्ट का अप्रूवल लेना होता है सेबी के पास। सेबी से अप्रूवल लेना पड़ता है प्रोस्पेक्टस का, तब जाके आप वो पब्लिक को दे सकते हो। डायरेक्ट बना के कुछ भी पब्लिक को नहीं दे सकते। कुछ मिनिमम डिस्क्लोजर के नॉर्म्स हैं जो हम इसमें पढ़ेंगे कि एक प्रोस्पेक्टस में क्या क्या बताना है, वो सेबी ने डिक्टेट किया हुआ है इस रेगुलेशन में। तो वो सब चेक करती है कि जो जो गाइडलाइन में हमने आपसे कहा है बताने के लिए, आपने वैसे के वैसा बताया है कि नहीं, और सब सही है, सारे रेगुलेशंस फॉलो करके प्रॉपर डिस्क्लोजर्स आपने दिए हैं, तो सेबी आपको अप्रूवल दे देता है, और अप्रूवल देने के बाद वो प्रोस्पेक्टस आप पब्लिक को दे सकते हो, ठीक है। तो टिपिकली क्या होता है, पहले ड्राफ्ट बनता है, तो ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट, ऐसे सारे वर्ड्स ड्राफ्ट ड्राफ्ट उसके सामने लग जाएगा। तो ड्राफ्ट पहले बनेगा, फिर वो सेबी के पास जाएगा, सेबी उसको स्टडी करेगा, सेबी उसका अप्रूवल देगा, और फिर वो फाइनल प्रोस्पेक्टस या जो भी नाम दो, प्रोस्पेक्टस या जो भी नाम रहता है, वो तब बनेगा, ठीक है। प्रोस्पेक्टस या रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जो भी है, तो वो फाइनल वाला होता है पहले, लेकिन ड्राफ्ट बनता है, अप्रूव होता है, फिर वो फाइनल होके वो पब्लिक को हम इशू कर सकते हैं। क्लियर है क्या। तो ये सारे टर्म्स आपको अभी आने वाले हैं, थोड़ा बहुत लिखना चाहो लिख सकते हो। चलो ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। पहला है ऑफर डॉक्यूमेंट, ठीक है। ऑफर डॉक्यूमेंट क्या है, ऑफर डॉक्यूमेंट मींस प्रोस्पेक्टस, कब, इन केस ऑफ पब्लिक इशू और ऑफर फॉर सेल, ठीक है। और राइट इशू है तो ऑफर डॉक्यूमेंट सब में होता है, जब भी आप पब्लिक ऑफर दे रहे हो तो ऑफर डॉक्यूमेंट होगा। तो राइट इशू में इसी ऑफर डॉक्यूमेंट को कहा जाता है लेटर ऑफ ऑफर। तो अलग अलग टाइप के इश्यूज में अलग अलग नाम होता है। अंब्रेला जो टर्म है, कॉमन टर्म है, उसको हम कहते हैं ऑफर डॉक्यूमेंट। तो अगर आप पब्लिक ऑफर कर रहे हो, पब्लिक इशू कर रहे हो तो प्रोस्पेक्टस, राइट इशू कर रहे हो तो लेटर ऑफ ऑफर विच इज फाइल्ड विद द आरओसी एंड स्टॉक एक्सचेंजेस। एन ऑफर डॉक्यूमेंट कवर्स ऑल द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन टू हेल्प एन इन्वेस्टर टू मेक हिज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है। और इसी में लिख दो भले, ये फिक्स प्राइस इशू के लिए होता है। और अगर बुक बिल्डिंग आप कर रहे हो तो इसी को कहते हैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस।
है तो प्रोस्पेक्टस ही ना, बस रेड हेरिंग वर्ड ऐड हो जाता है। तो प्रोस्पेक्टस एक कॉमन टर्म पब्लिक इश्यूज के लिए यूज होती है। फिर देखो अलग से डिफाइन किया है, अलग से डिफाइन किया है व्हाट इज रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस ऑल्सो अ प्रोस्पेक्टस, एक टाइप का प्रोस्पेक्टस है विच डज नॉट हैव डिटेल्स ऑफ ईदर प्राइस और नंबर ऑफ शेयर बीइंग ऑफर्ड। क्यों? क्योंकि हम तो बुक बिल्डिंग करेंगे ना। ये कब इशू होता है? बुक बिल्डिंग। बुक बिल्डिंग में आपकी प्राइस फाइनल ही हुई है क्या? अभी नहीं ना। प्राइस डिस्कवर करने के लिए तो मैं बुक बिल्डिंग कर रहा हूं ना। तो जब मैं बुक बिल्डिंग कर रहा हूं, जब मैं बुक बिल्डिंग कर रहा हूं और लोगों को कह रहा हूं कि आप बिडिंग करो, बिडिंग के लिए भी तो मुझे ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस देना ही पड़ेगा। तो ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जब मैं देता हूं उस समय मेरी प्राइस डिसाइडेड नहीं होती। तो इसलिए उसमें प्राइस और नंबर ऑफ शेयर्स मैं कितने इशू कर रहा हूं ये मुझे पता नहीं होता। मुझे फिर क्या पता होता है? मुझे बस इतना पता होता है मैं पैसा कितना रेस कर रहा हूं। भाई मुझे 100 करोड़ रुपए रेस करने, मैं बस फंड कितना मोबिलाइज कर रहा हूं वो मैं बता दूंगा। अब एक शेयर की कितनी प्राइस होगी, फिर नंबर ऑफ शेयर कितने होंगे, ये सब बुक बिल्डिंग होने के बाद मुझे पता चलेगा। फिर वो मैं फाइनल प्रोस्पेक्टस जब दूंगा तब मैं डालूंगा। ठीक है। तो स्टार्टिंग में जब आप ड्राफ्ट दे रहे होते हो पब्लिक को, तो उसमें प्राइस और नंबर ऑफ शेयर्स नहीं होते, क्योंकि आप प्राइस डिस्कवर करोगे आगे। ठीक है। और द अमाउंट ऑफ इशू, तो पूरा ब्रेकअप नहीं होता है। ठीक है। दिस मीन्स दैट इन केस ऑफ प्राइस इज नॉट डिस्क्लोज्ड, द नंबर ऑफ शेयर्स एंड द अपर एंड लोअर प्राइस बैंड, जो मैंने आपको बताया था, प्राइस रेंज बताना पड़ेगा, उसको प्राइस बैंड कहते हैं। अपर प्राइस, लोअर प्राइस, ठीक है, रेंज बताते हैं, वो आपको डिस्क्लोज करना होगा। नहीं तो लोग बिड कैसे करेंगे? बिडिंग के लिए आपको एक प्राइस रेंज देनी होती है, उसके बीच में कहीं भी वो बिडिंग कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, इशूअर कैन स्टेट द इशू साइज, जो मैं आपको बता रहा हूं। आज सीधे आप साइज बता दो, अमाउंट कितना रेज करे वो बता दो। ब्रेकअप जो है प्राइस ऑफ वन शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, या बुक बिल्डिंग होने के बाद बताना। एंड द नंबर ऑफ शेयर्स आर डिटरमाइंड लेटर। अ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फॉर एन एफपीओ कैन बी फाइल्ड विद आरओसी विदाउट द प्राइस बैंड। अब ये सब टेक्निकल रिलैक्सेशंस हैं, मुझे लगता है अभी आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो मैं इसको यहीं स्किप कर रहा हूं। ठीक है। तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या है? बुक बिल्डिंग में वो इशू होता है जिसमें फुल डिटेल्स नहीं होती है प्राइसिंग एंड नंबर ऑफ शेयर्स की। उसमें आप सीधे फंड्स कितना रेज कर रहे हो वो आप बता देते हो, और आप एक प्राइस रेंज बता देते हो जिसमें लोगों को बिडिंग करनी है। ठीक है। तो धीरे धीरे आप जहां जहां जरूरत पड़ेगी मैं आगे पढ़ के आपको बताते जाऊंगा। अभी काफी टेक्निकल हो जाएगा आपके लिए। ठीक है। तो स्टार्ट कर लिया अपन ने चैप्टर। ठीक है। ये पार्ट में इतना ही है। अब नेक्स्ट पार्ट में आगे बढ़ेंगे। तो मैं यहां से नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करूंगा। आईसीडीआर की जो जर्नी है, आईसीडीआर 2018 ये पूरा नाम है, पर ये 2018 से चालू नहीं हुआ है, इसकी पूरी हिस्ट्री है और ये अपडेट होते रहता है। तो ये पूरी हिस्ट्री बस आपको मैं एक ओवरव्यू दे दूंगा। एग्जाम में इस पर कुछ नहीं आता है, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए। तो मैं नॉलेज के लिए आपको एक पूरी हिस्ट्री बता दूंगा कि पहले क्या था, फिर क्या अपडेट हुआ, फिर क्या अपडेट हुआ, फिर आज ये है। तो थोड़ा एक समरी हम देख लेंगे। ठीक है। जेनेसिस देख लेंगे कि यहां तक हम कैसे पहुंचे हैं, रेगुलेशन आईसीडीआर 2018 तक आप कैसे पहुंचे हो, कैसे इवॉल्व हुआ है, वो थोड़ा सा हम हिस्ट्री पढ़ लेंगे। और आज का जो आईसीडीआर है वो इस तरह से दिखता है। उसके अंदर इतने सारे चैप्टर्स हैं, टाइप वाइज हर एक टॉपिक पे एक सेपरेट सेपरेट चैप्टर है। जो हमने ऊपर पढ़ा था ये वही है, और 2-3 और सिक्योरिटीज आप पढ़ोगे तो ये पूरा है। ये भी हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और फिर मैं स्टार्ट करूंगा आईपीओ। नेक्स्ट पार्ट में हम आईपीओ स्टार्ट कर देंगे कि भाई किसी को आईपीओ करना है। अब आईपीओ एफपीओ में फर्क है, पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं, 20-30% फर्क है। बचा हुआ 70% पूरा सेम है, प्रोसीजर्स पूरे सेम होते हैं। तो कंबाइन करके ही हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो हम देखेंगे, देखो हर जगह आप पढ़ोगे ना आईपीओ ऑब्लिक एफपीओ दिखेगा, क्योंकि आईपीओ एफपीओ में ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़े से ही फर्क है। वो डिफरेंसेस को हम अलग से पढ़ेंगे, और जहां जहां कॉमन प्रोसीजर्स है वहां कॉमन पढ़ेंगे। तो हम नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करने वाले हैं आईपीओ एंड एफपीओ कि पब्लिक ऑफर के थ्रू अगर आपको पैसा रेज करना है तो आपका प्रोसीजरल और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स क्या होगा। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम यहां से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।